हाँ भाई, जय हिंद। क्या हाल है बच्चों? गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 6 और डेली की तरह सबसे पहले तुम्हारी स्क्रीन पे मैं 10 क्वेश्चन लेके एनडीए और सीडीएस के। आज के क्वेश्चन बेटा मिक्स्ड है ना, अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? द लेजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वॉज फर्स्ट सेट आउट इन द। अरे ये तुमने अगर सीरियल देखा है तो उसका भी पता होगा तुम्हें। और ये क्वेश्चन सीडीएस 2022 में था, है ना। प्रहलाद विच इज हु इज मेंट टू बी, जो विष्णु भगवान के बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे भक्त थे, और हिरण्यकश्यप जो थे, जिनको माना जाता था कि उनके पास मतलब अत्यंत शक्तियां हैं, लेकिन वो जानते थे कि हाँ भाई उनका जो अंत होगा वो उनके बेटे से होगा। तो अलग अलग राक्षसों से, दैट इंक्लूड्स उनकी बहन भी, प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की जाती है, षड्यंत्र होते हैं। और जो हम होली मनाते हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये जो कथा है वो सबसे पहले कहाँ बताई गई? भगवत पुराण में, विष्णु पुराण में, वमन पुराण में या अग्नि पुराण में? ये तो तुम्हें सबको पता ही है, विष्णु पुराण, ठीक है। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और देख लो सीडीएस का क्वेश्चन है 2022 का। अच्छा, पुराणों की अगर हम बात करें तो 18 मेजर होते हैं और 18 माइनर होते हैं, यानी कि 36 पुराण होते हैं, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन, कैंपोज एंड लानोज ट्रॉपिकल सवन्ना ग्रासलैंड। एनडीए वाले और सीडीएस वाले दोनों के दोनों ध्यान से सुन लेना, ग्रासलैंड्स पे इस तरह से टिक कर लेना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था और इस बार भी ये क्वेश्चन तुम्हें जुकातू या कुछ भी मतलब चेंज होके दिखाई दे जाए। ग्रासलैंड हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखो। लोकल विंड ग्रासलैंड ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं भाई, है ना। पीवाईक्यूज को अगर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो बेटा किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो कैंपोज एंड लानाज की बात की है कि ये ग्रासलैंड जनरली कहां पाए जाते हैं? आंसर है साउथ अमेरिका। लेकिन कुछ और ग्रासलैंड हैं जिनको तुम लोग जान लेना, जो इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, स्टेपी यूरोप और नॉर्थ एशिया में है, पुस्ताज हंगरी में है, प्रेरीज यूएसए में है, पेम्पाज अर्जेंटीना में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, और कैंटेबरी न्यूजीलैंड में है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको मतलब 1 2 3 4 बार इनको रिपीटेडली पढ़ना, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आए इनमें से, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। समझो इस चीज को कि रोटेशन ऑफ अर्थ से ना, मान लो सूरज यहां है ना, सूरज यहां पे है और धरती इस तरह से घूम रही है, तो रोटेशन से फर्क बेटा डे या नाइट पे पड़ेगा या फिर सीजन पे पड़ेगा। ध्यान रखना, रोटेशन से, मान लो इधर दिन है, फिर 24 घंटे में ये इधर घूम गई तो अब दिन इधर हो जाएगा और रात इधर हो जाएगी, ठीक है। रोटेशन से फर्क पड़ता है किस चीज पे? दिन और रात पे। रेवोल्यूशन से फर्क पड़ता है किस पे? सीजन पे। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, डेली और डायurnal रिदम इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर, रोटेशन की वजह से, ठीक है भाई। फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न्ड कंसिस्टेंटली इन अ साइडवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द टाइड्स, हाँ, मूवमेंट ऑफ टाइड्स में मैंने तुम्हें 6G और क्वाड्रेचर में बताया था कि छोटी टाइड और बड़ी टाइड, इट इज टू डू विद ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। तो ये बात भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी, 1 2 एंड 3, ठीक है। तीनों चीजों में फर्क पड़ता है। ब्लैक होल क्या है? ये मैंने, अगर कोई ऐप का बच्चा है तो उसको तो मैंने बहुत ही डेप्थ में बताया था। ब्लैक होल्स यूनिवर्स में, ये मैंने बिल्कुल आधे पौन घंटे में बताया था कि जब किसी स्टार की डेथ होती है, जब किसी स्टार की डेथ होती है उसके बाद उस स्टार का मास क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ब्लैक होल बनेगा या नहीं बनेगा। ब्लैक होल होते क्या है कि जहां के आसपास से अगर कोई भी चीज जाएगी तो ये उसको खींच लेता है ना। ध्यान आ रहा है कुछ? कोई ऐप वाला अगर बच्चा होगा तो बताएगा कमेंट सेक्शन में कि इसको हमने कितनी डेप्थ में पढ़ा था। ऑटोफेजी और वो सब भी मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है। तो ब्लैक होल क्या होता है? ये मतलब स्टार के मास पे डिपेंड करता है कि ब्लैक होल बनेगा या नहीं, रेड जाइंट बनेगा या नहीं, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या नहीं। स्टार का जो सिर्फ कोर होता है, अगर वो सिर्फ कोर ही 10x हो ऑफ द मास ऑफ सन, तो फिर वो ब्लैक होल बन सकता है, ठीक है। तो स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ, ऐसा स्टार जो खुद में कोलैप्स हो गया, इसी को ऑटोफेजी बोलते हैं। एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस, ब्लैक होल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री। कहां पे? नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब कि ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं भाई, एटमॉस्फेयर टॉपिक, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में
एटमॉस्फेयर से मुझे याद आया, बिना एटमॉस्फेयर के ज्योग्राफी में एनडीए और सीडीएस में क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई हुई है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ये बेटा लेयर को कभी कभी से मतलब अरेंज करने के लिए भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले लेयर कौन सी आएगी, ट्रोपोस्फेयर। अब जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा, ठंड होनी शुरू होगी, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं होता। और दो लेयर तो ऐसी होती हैं जहां टेम्परेचर कंपैरेटिवली घटने की बजाय बढ़ता है। वो दो लेयर कौन सी हैं मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। फिर तुम मुझे एक बेसिक सी बात ये भी बताओगे कि बताओ सैटेलाइट, सैटेलाइट इनमें से कौन सी लेयर में छोड़ी जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, सैटेलाइट कौन से में छोड़ी जाती है, एयरप्लेन कौन से उसमें होते हैं, ओजोन किस लेयर में होता है, प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्मूला या प्रेसिपिटेशन बारिश जो होती है वो कौन सी लेयर में होती है। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सैटेलाइट, सैटेलाइट इनमें से कौन सी उसमें छोड़ी जाती है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा कि 0 डिग्री कहां पे होती है, अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या होती है कि ट्रोपोस्फेयर के बाद अगर ये देखो, ट्रोपोस्फेयर के बाद अगर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा तो एक जोन ऐसी होती है जहां पे टेम्परेचर स्टेगनेंट होता है या फिर जहां पे दूसरी लेयर चेंज होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। तो अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोपोज पे ये 0 डिग्री पे आ जाता है। छठा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बेटा पॉलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ, स्पीकर की सलाह पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन और प्रोरेक करते हैं पार्लियामेंट को। कोई सेंस है इस बात का? प्रेसिडेंट, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74, जो बात करता है एड एंड एडवाइस कि भाई प्रेसिडेंट को हम डी जूरे हेड बोलते हैं कि नाम मात्र के हेड है, क्योंकि वो सारे के सारे काम करते हैं किसके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। लेकिन भाई प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करेंगे, ना कि स्पीकर के कहने पे। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में क्लियरली गिवन है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी होती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, लेकिन यहां पे स्पीकर दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मींस द रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्रधानमंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो इसका मतलब बेटा सरकार गिर जाती है, और सरकार अगर गिर जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी गिर जाएंगे। ऑलरेडी सरकारें बहुत गिरी हुई होती हैं, लेकिन फिर और भी ज्यादा गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट वन मिनिस्टर इन लोकसभा मींस द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये इस बार भी इतना कॉमन क्वेश्चन ये इस बार भी पूछा गया था 2024 में, और ये 2025 में भी मतलब पूछा गया था एक अटेम्प्ट में एनडीए और सीडीएस में। सीधी सी बात भाई ये है कि ओरिजिनली ना सिर्फ 2 टीयर्स पे गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आई लोकल गवर्नमेंट, तीसरा टीयर आया लोकल गवर्नमेंट से। संविधान में कोई भी चीज अगर ओरिजिनली नहीं है, कुछ जोड़ना है, डिलीट करना है, तो क्या लगता है, अमेंडमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट आई थी 2 लेवल पे, एक आई थी विलेज लेवल पे और एक आई थी शहर लेवल पे, यानी म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे। ये आई थी बेटा 73rd अमेंडमेंट एक्ट से और ये आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट से। अब देख लो जरा, विलेज मतलब पंचायत राज, पंचायत राज मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 42वें अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इससे बहुत सारे बदलाव आए हैं। 44 से बहुत सारी चीजें डिलीट हुई हैं और 86 अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन आया है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 3 सरकार के खाते होते हैं, सुन लो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में तुम मुझे यह बताओ कि इमरजेंसी के टाइम में अगर प्रेसिडेंट को पैसे निकालने हो बहुत जल्दी में, अगले 1-2 घंटे में, तो इन तीनों खातों में से प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम में किस खाते से पैसे निकाल सकता है। ठीक है, तो ये बात ठीक है भाई। जितने भी इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, चार्ज्ड अपॉन एंड मेड फ्रॉम। चार्ज्ड अपॉन मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो खर्चा है, उनकी जो सैलरीज है वो यहीं से जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस मतलब ऑर्डर के सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उस हिसाब से जो स्पीकर की पोस्ट होती है वो सारे के सारे मिनिस्टरों से ऊपर होती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के। बिल्कुल ठीक है। एम लक्ष्मीकांत को अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा है ना इज इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद कौन सी रैंक, 7th रैंक। पूरे भारत में जो 7वीं रैंक होती है वो स्पीकर की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है। प्लान एलोकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल, ये एक क्वेश्चन कंफर्म है।
5 ईयर प्लान रट लेना एनडीए वालों। 20 मिनट 25 मिनट इस टॉपिक को तुम्हें पहले से लेके और सारे अब तक के जो 5 ईयर प्लान है उनको पढ़ने में लगेंगे नहीं, एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एलोकेशन इन एग्रीकल्चर इरिगेशन और परसेंटेज जो हाईएस्ट था वो कब था बेटा, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। अब इसको भी अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डेप्थ में बताऊं तो एक प्राइमरी सेक्टर होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद टर्शियरी होता है। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हम ज़्यादातर डिपेंडेंट थे किस पे, एग्रीकल्चर पे। अब तो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो बेटा शिफ्ट हो गई है किस पे, सर्विस सेक्टर पे, टर्शियरी पे, है ना। और डब्ल्यूएस एक इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत होता है, एक मॉडल होता है रोस्टोव मॉडल। तो रोस्टोव मॉडल में ये बताया जाता है कि कोई भी देश पहले प्राइमरी के बाद सेकेंडरी पे जाएगा, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी पे जाएगा। इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन इन एशिया कि जिसने लीप फ्रॉग किया है, छलांग मारी है, प्राइमरी से हम डायरेक्ट जंप किए किस पे, टर्शियरी सेक्टर पे। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा शेयर था उस टाइम पे हम कृषि प्रधान देश थे, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही होगा भाई। इसमें बस थोड़ा सा बेसिक सेंस अगर लगा लेते तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। 10th, ठीक है, 5 ईयर प्लान से मैं फिर बता रहा हूं क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना भाई कि जैसे कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये कौन से में था, 11th 5 ईयर प्लान में। फास्टर मोर एंड इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, ये किस में था, 12th में। ठीक है, करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये तुम्हारे पहले, अरे क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के पास सबसे पहला प्लान कौन सा था, फर्स्ट। उसके बाद अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, ये किस में था, 5th 5 ईयर प्लान में था। ठीक है बेटा, तो ये तुम लोग के 10 क्वेश्चन थे और मैंने तुम लोगों से सुझाव टेलीग्राम पे और हर जगह मांगा हुआ था कि क्या हम इस सीरीज को करंट अफेयर की सीरीज में टर्न कर दें। तो बेटा तुम लोग भी जानते हो कि मतलब अभी मैंने सिर्फ उतना पढ़ाया और उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें 300-400 क्वेश्चन तो अपने पर्सनल हाथों से प्रैक्टिस करा दिए, 200-250 क्वेश्चन वो और 10-10 के हिसाब से 150 क्वेश्चन ये। तो PYQs तो मैं तुम्हारे वैसे भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। 15 साल की वो जो मैं क्लासेस लूंगा, मैंने अब अपने 60 दिन वाले रगड़े में बोल दिया है, अगले 30 दिन में मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा तुम लोग का सिलेबस, और अगले 30 दिन में हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे भी मैं छोड़ूंगा नहीं, तो अगर हम इसको करंट अफेयर की सीरीज में कर देंगे कन्वर्ट तो ये बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी सहमति कमेंट सेक्शन में दिखाओ, प्यार बरकरार रखो, थारे भाई का जलवा बरकरार है। जय हिंद।